हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नया टॉपिक जो खुला है, ये जो बार्गेनर्स हैं, ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, रियली में जब ध्यान देते हैं ना चीज़ों पर, कलेक्टिव बार्गेनिंग, वैसे हम पढ़े लिखे लोग हैं तो अपने को बचाने के लिए जब इस कलेक्टिव बार्गेनिंग की हिंदी करेंगे तो हम इसका कहेंगे सामूहिक समझौता, यानी बार्गेनिंग समझौता। लेकिन एक्चुअल में जो बार्गेनिंग होती है ये दलाली होती है। बार्गेनर्स दलाली करते हैं, मतलब दो ग्रुप आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं और वो दलाली करते हैं। अनाज की मंडी में जाइए, मत दलाल मिलेंगे। दलाल शब्द का अर्थ आप अच्छी तरह समझते हो और दलाल शब्द प्रचलित है, ये दलाल स्ट्रीट भी है। अब समाज ये उठता है कि ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, इसमें भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोटेक्शन है वो कहाँ होगा? ये दलाल तो नहीं है इस काम के लिए। यानी ये लोग जो चुन करके जाते हैं, ये हमारे पेन अलाउंसेज की दलाली करते हैं, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। और ये एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इसकी अनुमति देता है। स्वाभाविक सी बात है, जब दो पक्षों के बीच में समझौता हो जाएगा, उसको कई प्रकार से, कई नामों से जानते हैं। कोई इसको निगोशिएशन कह देता है, कोई इसको कंसिलिएशन कह देता है, कोई इसको आर्बिट्रेशन कह देता है, समझे? है सब आपस में एक समझौता वाली बातें। लेकिन बार्गेनिंग वर्ड जो है ना, ये तो बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड है और ये चला आ रहा है। और ये डेरोगेटरी वर्ड हमारे पेन अलाउंसेज को सेट करता है उन लोगों के माध्यम से जिनको हमने चुनाव में जिता करके भेजा है, यानी दे आर द निगोशिएटर्स। अब जब कलेक्टिव बार्गेनिंग की जब बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इस प्रकार का कोई भाव होता होगा कि भाई हम ये बार्गेनिंग जो कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स का भी ध्यान रखना होगा। सर, इसीलिए हमारे ये लोग दुख पाते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का मैटर है। लेकिन इस कलेक्टिव बार्गेनिंग को 1970 के एक्ट के अनुसार, जो नेशनलाइजेशन का एक्ट था, खत्म कर दी गई। लेकिन इसको बरकरार रखा गया, आज तक ये बरकरार है। और 1970 के एक्ट के बाद मैं तो अचंभित हूं कि डीएफएस इस समझौते को, बार्गेनिंग को कंप्लीट करने के लिए आईबीएफ डीएफएस उसको यूएपी को लेटर निकालता है, जबकि कोई रोल ही नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस है। क्यों? इस बार्गेनिंग से किस किस को फायदा है सब पता है। तो हम तो इस चीज को काफी कहेंगे। तो आज हम यही देखेंगे, पहले भी मैंने बताया है कि प्रिंसिपल क्या है। पहला है, इलेक्शन टू ए यूनियन ऑफिस कन्फर्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी टू रिप्रेजेंट मेंबर्स इंटरेस्ट। आपने इलेक्ट हो गए और आप ऑफिस बियरर बन गए, तो आपको प्रजातांत्रिक वैधानिकता मिल गई। आपको यानी प्रजातंत्र ने, आपने विधान ने आपको एक लीगल लेजिटिमेसी दे दी है और आप अपने मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट डज नॉट बाई इटसेल्फ कन्फर टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर स्पेशलाइज्ड टेरिटरी। लेकिन इलेक्शन में आप जीत गए हो तो ऑटोमेटिक ये नहीं हो जाता कि आपको जो स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज है या एक्सपीरियंस है वो आप में है। किस काम के लिए? स्टेटरी, एक्चुअरियल, फाइनेंशियल और लीगल डिसीजन मेकिंग। आपको तो निर्णय लेना है ना, आपको स्टेटरी निर्णय लेना है, एक्चुअरियल निर्णय लेना है, फाइनेंशियल लेना है, लीगल लेना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये आपके साथ साथ है। यानी जिस व्यक्ति को हमने चुना है वो जरूरी नहीं है कि उसे लॉ का नॉलेज हो, उसे फाइनेंस का नॉलेज हो और उसे कानून का नॉलेज हो। ये बहुत बड़ी बात है। अप्लाई टू यूएफबीयू पेन अलाउंसेज। अब जो पेन अलाउंसेज में यूएफबीयू के जो लोग हैं, इन पे हमें एप्लीकेशन करके देखते हैं क्या है
कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन मैकेनिज्म। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक मैकेनिज्म है और ये रिकॉग्नाइज्ड है आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। जो दो पार्टी बैठती हैं और दो पार्टी कहीं भी बैठेंगी वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाएगी इंग्लिश में। हिंदी इसकी आप कई प्रकार से कर सकते हो, एक सामूहिक मोल भाव कह सकते हो, सामूहिक समझौता कह सकते हो, और वैसे सामूहिक दलाली है ये लेन देन होता है, कुछ तू कुछ छोड़ दे, कुछ मैं छोड़ देता, कुछ ये कर दे, कुछ वो कर ले। और आपका जो स्पेशल नाम था ये इस सामूहिक सौदेबाजी का ही परिणाम है। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग को आईडीए एक्ट ने अप्रूव तो कर रखा है, लेकिन क्या, हाउएवर वेयर बार्गेनिंग कंसर्न्स स्पेशलाइज्ड matters governed by statute or delegated legislation, democratic representation should ordinarily be supported by competent technical, legal, actuarial and financial inputs. Expertise promotes informed decision making। यदि आप में किसी चीज़ की जानकारी है, नॉलेज रखते हो, एक्सपीरियंस है, तो आपका जो निर्णय होगा वो वाइज होगा। ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी मैंडेट्स, और जो स्टैट्यूटरी मैंडेट है, जो वैधानिक जो आदेश हैं, उनसे परिपूर्ण होगा। रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सपर्टीज देयरफॉर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसे रिप्रेजेंटेशन यानी आप चुनाव जीत करके जो आए हो वो, और एक्सपर्ट जो लोग हैं वो, इन दोनों में अलग अलग फर्क है। द फॉर्मर कन्वेज एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, द लेटर इंश्योर्स टेक्निकली साउंड आउटकम्स। पहला जो आप रिप्रेजेंटेशन है, आप अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। दूसरा जो है आपका वो टेक्निकल साउंड आउटकम्स परिणाम आएंगे वो है। अब ये टेक्निकल साउंड आउटकम्स आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चुन के जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन भाई जो आउटकम्स हैं वो तो ठीक हों। और यही कारण है आपका रेगुलेशन 35.1 अमेंडेड इन 2003 could not be applied, क्योंकि यहाँ जो प्रॉपर किस्म के टेक्निकल लोग होने चाहिए थे उसको समझने के लिए वो यहाँ नहीं थे, क्योंकि इनका काम था सिर्फ दलाली करना, कलेक्टिव बार्गेनिंग। जबकि हमारी यूनियन के जो नेता हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत सिर्फ इसलिए बनाए गए थे हमारे हितों की रक्षा करेंगे। हित हमारा फाइनेंशियली नहीं है, हमारे फाइनेंशियल हितों से हमारे फंडामेंटल राइट भी सुरक्षित होते हैं। लेकिन यहाँ किसी का ध्यान नहीं है, इनको लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होते हैं फंडामेंटल राइट। इनको तो सिर्फ एक पैसा आ रहा है इनके पास, बस ये दलाली करते हैं, दे आर दलाल। ये कन्फर्म है, कलेक्टिव बार्गेनिंग दलाल। अब तो उनको दलाल बड़े आराम से कह सकते हो, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, दे आर दलाल, सामूहिक दलाल हैं। इसमें IBI आता है, UFBU आता है, और इन दलालों के माध्यम से जो बैंक के कर्मचारियों का जीवन दूभर कर रखा है, इसी का कारण है। अब सवाल ये उठता है कि भाई देश के अन्य नागरिक जो सेंट्रल और स्टेट के कर्मचारी हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड लोगों का चयन किया जाता है, तब उनका पे कमीशन बैठाया जाता है। स्टेट तो वही लागू कर देते हैं जो सेंट्रल पे कमीशन आता है, और वो ऐसे लोग होते हैं जो लॉ के भी जानकार हैं, फाइनेंस के भी जानकार हैं, और परिपूर्ण है टेक्निकल एक्सपर्टीज से। नहीं है तो उनको कर लेते हैं। लेकिन हमारे लोग दूसरी ओर पे एंड अलाउंस करने के लिए बार्गेनिंग करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कहते हैं। अब इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। द प्रपोजिशन दैट डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलोन इज सफिशिएंट टू डिटरमाइन हाईली स्पेशलाइज्ड मैटर इज ए ओपन टू क्रिटिसिज्म, और इसलिए ये क्रिटिसिज्म का पार्ट बन गया। बिकॉज टेक्निकल कॉम्पिटेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड merely फ्रॉम द इलेक्शन टू ऑफिस। एट द सेम टाइम lack of formal qualification does not automatically invalidate a negotiated settlement। साथ में ये भी है, ये negotiated settlement जो किया दलाली से किया खत्म नहीं होता। हम नहीं कह रहे खत्म है, ये खराब है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं
कि इसके साथ में सही प्रकार के लोग जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज हो तो बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब इनको बदलना चाहिए। और सिस्टम जो हमारे नेशनल एक्ट में है वहाँ इनको कोई जगह नहीं है, कलेक्टिव बार्गेनिंग की कोई जगह नहीं है उस एक्ट में। उसमें केवल और केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, भारत सरकार की अनुमति, आरबीआई से कंसल्टेशन, रेगुलेशन बनेगा और लेट बिफोर पार्लियामेंट होगा और उसके बाद ये नोटिफाइड होगा। बहुत दूसरा सिस्टम है, लेकिन इन लोगों ने वो नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया इनको पता है। और वहाँ यदि वो सिस्टम बनाया गया होता तो यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज के लोग होते, ये दलाल नहीं होते। इनसे तो केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन लिया जाता कि तुम क्या चाहते हो, उसका अध्ययन किया जाता और एक्सपर्ट लोग होते, यानी जैसे सीपीसी में होता है। एट द सेम टाइम lack of formal qualification does not automatically invalidate negotiated settlement. Its legal validity depend upon the governing law, statutory framework and judicial review where applicable. हम ये नहीं कह रहे कि इनमें जो एग्रीमेंट हुआ है वो लीगली इनवैलिडेट है, ये नहीं कह रहे, लेकिन जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया है, कलेक्टिव बार्गेनिंग की है, और ये जो टॉपिक है, इश्यू है पेन लॉन्स का, ये स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, इश्यू है। इसके काम को करने के लिए स्पेशलाइज लोगों का होना जरूरी है, और नहीं थे, यही कारण है कि 35(1) अप्लाई नहीं हुआ। कंक्लूजन, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट इंटरचेंजेबल. द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशनल मॉडल कंबाइंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विद क्वालिफाइड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स while remaining faithful to statutory requirements. और यदि ये लोग एक्सपर्ट होते तो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, यानी आपके रेगुलर 35(1) की, वो लागू हो जाती। और 35(1) का लागू नहीं होना ही ये दिखाता है कि इस कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो लोग भाग लेते हैं वो स्पेशलाइज्ड नहीं है। इनको एक्ट एग्री कर देता है, एक्ट इनको पावर देता है, एग्रीमेंट कर दे, वो लागू होने का भी सब कुछ देता है, लेकिन जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो दे हैव बीन इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देयर ग्रुप। अब ग्रुप को रिप्रेजेंट करके जिस व्यक्ति को हमने भेजा है उसे यही पता नहीं है कि भाई जो मैं काम कर रहा हूं इसका मेरे ग्रुप पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि बैठे हम दलाली करें, कुछ ऐसा करें कि लोगों को अच्छा लगे, और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि किसी पेंशन हो या नहीं हो, अपडेशन हो, उससे को उनको कोई मतलब नहीं है। और यही कारण है हमारा, हम दुख पा रहे हैं। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।